नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए दोस्तों और हिस्ट्री के लिए दोस्तों। आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों एज ए मॉडल पेपर ग्रुप में दोस्तों, वो आपके सामने दोस्तों, और उन्हीं की चर्चा दोस्तों हम आपसे आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस को आज आपके सामने डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूसी नेट या फिर हिस्ट्री से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपने दोस्तों तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों, हम लगातार आर्कियोलॉजी यूसी नेट के लिए और हिस्ट्री के लिए दोस्तों लगातार क्लासेस लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी दोस्तों तैयारी बनी रहे दोस्तों। यदि आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको सिलेबस के हिसाब से दोस्तों आपको डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। साथ में दोस्तों आपके जो पीडीएफ नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर्स, साथ में दोस्तों जो माइंड मैप क्रिएशन है, सभी प्रकार की सुविधाएं दोस्तों आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और उनकी क्लासेस दोस्तों आपके एप्लीकेशन और यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों आपको लाइव क्लासेस लगातार आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, तो ये जो गैरिक मृदभांड है, जिसको हम लोग ओसीपी बोल रहे हैं, इस गैरिक मृदभांड या फिर ओसीपी का नामकरण किस पुरास्थल के उत्खनन के पश्चात किया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हस्तिनापुर। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि जो गैरिक मृदभांड पात्र बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी बोल रहे हैं। ओसीपी का पूरा मतलब होता है अकर कलर्ड पॉटरी। अब दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो गैरिक मृदभांड हम लोग बोल रहे हैं, इस गैरिक मृदभांड का संबंध किस काल से जोड़ा जाता है, किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका संबंध जो है वो जो ताम्र निधियां होती हैं उनसे जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर होर्ड्स। क्या बोलते हैं? कॉपर होर्ड्स जो होती हैं उनसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉपर होर्ड्स के साथ किस प्रकार के मृदभांडों को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपके गैरिक मृदभांड है ये उनको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई? दोस्तों, ये आपका इंस्क्रिप्शन का प्रश्न है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंदसौर अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मंदसौर अभिलेख में दोस्तों यशोवर्मन के द्वारा दोस्तों जो आपके मिहिर कुल हैं उनके जो आपकी पराजय है उसके बारे में उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। अब दोस्तों यदि आप लोगों ने पुराणों के बारे में पढ़ा होगा, तो पुराण में दोस्तों एक पुस्तक है जिसका पुराणों की चर्चा कर दी दोस्तों, एक पुस्तक जिसका नाम है अमरकोश। अमरकोश में दोस्तों पुराणों के 5 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में दोस्तों? 5 विषयों के बारे में बताया गया। मतलब कि पुराणों में इन 5 चीजों का उल्लेख देखने को मिलता है, और वह उल्लेख किस पुस्तक में किया गया दोस्तों? अमरकोश में। और अमरकोश को लिखा है दोस्तों आपके अमर नामक व्यक्ति ने। ठीक है दोस्तों, अब ये बताता क्या है भाई? अमरकोश कहता है कि पुराण के अंदर जो 5 प्रकार की चीजें दी गई हैं उनको हम लोग सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसकी चर्चा ये किसके भाग है दोस्तों? यह आपके पुराणों के भाग हैं। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए और बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। सबसे पहली बात कि यह जो अभिलेख है दोस्तों, इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं, और यह लिखा गया है दोस्तों आपके हरिसेन के द्वारा। पहली चीज। दूसरा चीज दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ या फिर जो विजय पथ अभियान है दोस्तों, उत्तरापथ अभियान है, उसका उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भागवत धर्म का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। वहीं पर दोस्तों जो हेलियोडोरस का बेस नगर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके भागवत धर्म का प्रचार करता है, इसको हम लोग गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही
हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम चलते हैं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख पे दोस्तों, तो ये स्कंदगुप्त के काल में जो हूण आक्रमण हुआ है, ये उसकी चर्चा हमको बताता है। साथ में दोस्तों मेहरौली स्तंभ लेख जो है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ लेख दोस्तों यह एक लौह स्तंभ लेख है। और दोस्तों ये आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ये उनके बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के हैं, इसको किसके द्वारा जारी किया गया था। अभी तक आपसे जो प्रश्न पूछा जाता था स्वर्ण सिक्कों के बारे में, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के हैं, उसको किसने जारी किया। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा, यह किया है आपके कुषाणों ने। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है, यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, कि सर्वप्रथम जो बुद्ध हैं, इनका अंकन किसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। दोस्तों इनका अंकन कुषाण शासक जो कनिष्क हैं दोस्तों, इनके सिक्कों पर मिलता है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जो आपके लिए शब्द प्रयोग किया है इनके अंकन के लिए दोस्तों, वह किया है बौद्धो। बौद्धो जो शब्द है दोस्तों, इनके सिक्कों पर बौद्ध का अंकन बौद्धों के रूप में देखने को मिलता है। प्रश्न कभी कभी बुद्ध ना देके पूछ जाता है कि बौद्धों का अंकन किस पे मिलता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बुद्ध या फिर बौद्धो जो है, ये भगवान बुद्ध की नाम का दोस्तों उल्लेख करते हैं, और इनका जो सिक्का है यह कनिष्क के सिक्कों पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, की जो यौधेय सिक्के हैं, उन पर किस देवता का अंकन हमको देखने को मिलता है दोस्तों। तो यौधेय दोस्तों एक प्रकार के जनपदीय सिक्के हैं, और जनपदीय सिक्के दोस्तों जो यौधेय के हैं, उनमें हमको जो कार्तिकेय भगवान है, उनकी अंकन हमको देखने को मिलता है। कार्तिकेय का वाहन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कार्तिकेय का वाहन दोस्तों आपका मयूर है, ठीक है। और इनका अंकन हमको जो यौधेय सिक्के होते हैं, जनपदीय सिक्के दोस्तों, उन पर देखने को मिलता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर वर्षों में है। दोस्तों आपके सामने जो शक संवत है दोस्तों, वो आपका 78 वर्ष अर्थात 78 ईडी, जबकि दोस्तों जो विक्रम संवत है वो 57 में आता है। दोस्तों इसके बीच का जो अंतर है दोस्तों, वह कितने वर्ष माना जाता है दोस्तों, वह माना जाता है आपके 135 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत आपको ध्यान रखना है 57 वर्ष का है दोस्तों, जबकि आपको जो शक संवत की शुरुआत है ये 78 वर्ष की देन मानी जाती है दोस्तों। आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों इनके बीच का जो अंतर है वह कितना निकल कर आता है दोस्तों, तो वह निकल कर आता है 135 ईयर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने एक बार फिर से है। प्रश्न ये दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है उनसे सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों शक संवत 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही बात है, शक संवत की शुरुआत हुआ। वहीं पर दोस्तों दूसरा दिया गया है कि गुप्त संवत सन 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से मानी जाती है। वहीं पर दोस्तों जो तीसरा दिया गया कि भारत में मुसलमान शासन का जो युग है दोस्तों, यह 1192 ईस्वी से शुरू होता है। यह तीनों के तीनों फैक्ट दोस्तों आपके क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि संस्कृत के किस कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख करते हैं। लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों ने रवि कीर्ति का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। रवि कीर्ति ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य राजवंश के शासक है दोस्तों, उनके एक जो एहोल अभिलेख है उसकी रचना उन्होंने की थी। और दोस्तों उन्होंने वहां पर कालिदास का उल्लेख करने के साथ साथ दोस्तों जो भारवी हैं, ये अभी काफी प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, इनका भी उल्लेख दोस्तों इन्होंने इस जो आपका अभिलेख है एहोल अभिलेख उसमें देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों इसी अभिलेख में हमको जो कालिदास भारवी का उल्लेख तो मिलता ही मिलता है, लेकिन दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो आपका हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी जानकारी इस अभिलेख में हमको देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, नोट करें। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। दोस्तों वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मातवाली ने दोस्तों, इन्होंने अपने शासनकाल में जो भारत एवं चीन के बीच में चालुक्यों के शासनकाल में जो आपका व्यापारिक संबंध है उनके बारे में दोस्तों उन्होंने क्या किया है, बताया। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने है।
प्रश्न क्या है दोस्तों कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, जो कि आपके सामने दिया गया है। सूची एक में दोस्तों लेखक के नाम दिए गए हैं, और आपके मतलब लिस्ट वन में आपके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, और उनकी जो आपकी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं। दोस्तों आपका अभी भार भी हमने नाम लिया, जो कि दोस्तों ये होल इंस्क्रिप्शन में नाम मिलता है इनका कालिदास के साथ। तो भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो भारवी ने लिखा है कीर्तार जूनियम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद, रत्नावली, तो जो पुस्तकें लिखी थी, तो उन्हीं में से एक पुस्तक का नाम दिया दोस्तों आपका नागानंद। तो ये किसने लिखा दोस्तों? हर्षवर्धन दोस्तों, जो कि आपके शासक हैं, इनके द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इसका दोस्तों कालिदास का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मालविका और अग्निमित्र के बीच की दोस्तों जो प्रेम कथा है, उसी को लेकर दोस्तों उन्होंने मालविकाग्निमित्रम पुस्तक लिखी है। जो बचे दोस्तों आपका राजशेखर, तो राजशेखर ने दोस्तों आपका कर्पूर मंजरी लिखा है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि मिलिंद पन्हु जो पुस्तक है, यह किस प्रकार का पुस्तक है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य दोस्तों। तो मिलिंद पन्हु दोस्तों आपका पाली ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दिया दोस्तों। मिलिंद पन्हु जो है यह क्या है दोस्तों? तो मिलिंद पन्हु आपका एक दोस्तों एक पाली ग्रंथ है। वहीं दोस्तों दूसरा पूछा गया है कि दोस्तों जो राज तरंगिणी पुस्तक है, उसके लेखक दोस्तों हम लोग किसके रूप में जानते हैं? कल्हड़ के रूप में जानते हैं। दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक जो कल्हड़ है, ये किस समय के शासक के समय थे? तो दोस्तों ये किस समय के शासक थे दोस्तों? जो जय सिंह है दोस्तों, यह उनके शासन काल में इनको दोस्तों हमको देखते हैं। और दोस्तों ये जो राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी दोस्तों, यह हमको किसके बारे में जानकारी देती है दोस्तों? तो यह हमको जानकारी देती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कश्मीर का इतिहास है, उसका दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है दोस्तों, वह माना जाता है आपके कल्हड़ के यही जो राज तरंगिणी पुस्तक है उससे। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि कल्हड़ राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? दोस्तों कल्हड़, जैसे कि हम लोग अलग अलग पुस्तक में जो पाठों के नाम हैं, उनको हम लोग अलग अलग रूप में जानते हैं। जैसे आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में उनके पाठों को, उनके अध्यायों को कांड कहा जाता है। महाभारत पढ़ते हो तो उनको वहां पर पर्व कहा गया है। हम लोग सामान्य पढ़ते हैं तो हम लोग पाठ या फिर चैप्टर कहते हैं, अध्याय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है, उसमें कुल कितने तरंग हैं, कुल कितने अध्याय दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, राज तरंगिणी में दोस्तों कुल आपके 8 अध्याय हैं। कितने दोस्तों? कुल 8 अध्याय हैं। इसमें से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? अर्थात दोस्तों जब कल्हड़ की मृत्यु हो गई, तो कल्हड़ के पश्चात कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर कार्य किया और कल्हड़ की राज तरंगिणी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोस्तों जोन राज एवं जो श्रीवर दोस्तों, इन्होंने इस पर काफी ज्यादा अच्छा कार्य किया है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लीजिए भाई, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी मालविका अग्निमित्रम। हमने आपको बताया ही था कि मालविका और अग्निमित्र के बीच की जो प्रेम कथा है, उसको किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस, जो कि मौर्य काल की जानकारी हमको देती है, चंद्रगुप्त मौर्य की और कौटिल्य के बारे में, तो इसको लिखा है आपके विशाख दत्त ने, जो कि मौर्य वंश की जानकारी देती है। बचा आपका सौंदरानंद, तो सौंदरानंद लिखा है आपके अश्वघोष ने। जबकि दोस्तों जो राजशेखर हैं, इन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी है कि नहीं लिखी दोस्तों, यह आपको बताना है। अभी कुछ देर पहले दोस्तों हमने आपको जब क्या कहा दोस्तों, हमने आपको जब टिक लगाया दोस्तों, इसको क्या करना है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों ये जो कर्पूर मंजरी है, इसको हर्ष ने नहीं लिखा है दोस्तों। आप सभी जानते हैं ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई दोस्तों। हर्ष ने अपने जीवन काल में 3 ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी दोस्तों। जबकि दोस्तों जो कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया था? ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है या फिर माना जाता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो मनु स्मृति है दोस्तों, सभी स्मृतियों में दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। और दोस्तों मनु स्मृति लिखा गया है आपके मनु के द्वारा।
और दोस्तों जो मनुस्मृति है यह एक विधि ग्रंथ है, एक लॉ बुक है दोस्तों, जो कि उस समय में सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ के रूप में यह जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और मनु को ही दोस्तों इसी कारण इसको हम लोग प्रथम विधि निर्माता के रूप में भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों कई सारे स्मृतियों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों उनके नाम के आधार पर ही उन स्मृतियों के नाम देखने को मिलते हैं। मनु ने लिखा दोस्तों मनुस्मृति, याज्ञवल्क ने लिखा दोस्तों तो याज्ञवल्क स्मृति, नारद ने लिखा दोस्तों तो नारद स्मृति, पराशर ने लिखा दोस्तों तो पराशर स्मृति, विष्णु ने लिखा दोस्तों तो आपके विष्णु स्मृति, हारिति ने लिखा दोस्तों तो आपका हारिति स्मृति। तो कई प्रकार की स्मृतियों के प्रमाण हमको प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं, जो कि किसी न किसी रूप में आपके विधि या फिर उनके तत्वों की चर्चा हमको दिखाई देते हैं। अब मनुस्मृति उनमें सबसे प्राचीन है और उसको लिखा किसने है दोस्तों, तो उसको लिखा है आपके मनु ने। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लाइफ ऑफ वेन्सियांग, इसको लिखा है हुली, बिल्कुल सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये बिल्कुल गलत है। कारण ये दोस्तों जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है यह टॉलमी नहीं बल्कि किसने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। और जो टॉलमी की पुस्तक है दोस्तों इसका नाम है जियोग्राफी। नाम क्या है दोस्तों, जियोग्राफी। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉलमी की पुस्तक का नाम ज्योग्राफी, जबकि द नेचुरल हिस्ट्री जो है इसको किसने लिखा है, आपके प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, आगे भैया महाभारत का जो तेलुगु संस्करण है ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो महाभारत का जो तेलुगु संस्करण है ये नन्नैया जो है दोस्तों यह उनके द्वारा लिखा गया था। नन्नैया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, यह आपके नन्नैया के द्वारा लिखा गया है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जब हम यहाँ पर महाभारत की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो महाभारत के हम रचनाकार के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों, तो वेद व्यास को महाभारत के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। तो वहीं पर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों सबसे प्राचीन नाम जय या फिर दोस्तों कहीं कहीं पर आपको जय संहिता मिलेगा। तो दोनों आप कह सकते हैं, जय कह लीजिए या फिर जय संहिता कह लीजिए दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इसको सत सहस्त्री भी कहा गया है। कारण ये दोस्तों इसमें हमको 10,000 श्लोकों के प्रमाण मिलते हैं। तो सहस्त्र का मतलब दोस्तों 1000 होता है और सत का मतलब होता है दोस्तों आपका कितना, ये होता है दोस्तों आपका 100। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको जो चीजें हैं समझ में आ रही होंगी। दोस्तों चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। मतलब जो उस समय में तत्कालीन समाज में पाखंड व्याप्त थे दोस्तों, तो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो कई सारे ग्रंथ लिखे थे, तो वह उन व्यक्ति का या फिर उस लेखक का नाम पूछा जाए दोस्तों, तो वह सही आंसर होगा दोस्तों क्षेमेंद्र। जी हाँ दोस्तों, क्षेमेंद्र काफी महत्वपूर्ण पुस्तक दोस्तों इन्होंने अपने शासन काल में लिखी। और दोस्तों उस समय उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके रचनाएं हैं, जो कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि समय समय पर लिखकर उनके बारे में जानकारी हमको प्रदान कराई थी। दोस्तों इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिनको कि आप लोग जरूर ध्यान रखें, जिसका नाम दोस्तों आपका बृहद कथा मंजरी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो बृहद कथा मंजरी है, यह जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई, यह लिखी गई दोस्तों आपके क्षेमेंद्र के द्वारा। अभी दोस्तों हम लोगों ने बताया कर्पूर मंजरी जो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कर्पूर मंजरी दोस्तों आपके दोस्तों जो ये आपके राजशेखर दोस्तों, यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बचे दोस्तों आपका मेरुतुंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने लिखा दोस्तों आपका प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों जो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक है यह लिखा गया था आपके मेरुतुंग के द्वारा। तो इस चीजों को दोस्तों ध्यान में जरूर रखें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था। दोस्तों सबसे पहले इंडिया नाम दोस्तों जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में दिया दोस्तों, और वो दोस्तों आपका हेरोडोटस। जी दोस्तों ये हेरोडोटस वही हैं जिनको इतिहास के पिता के रूप में, फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और इन्होंने ही सबसे पहली बार सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। यहाँ पर दोस्तों नाम दिया गया मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज दोस्तों आपका यूनानी राजदूत था, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और दोस्तों इसने भारत के संदर्भ में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है दोस्तों इंडिका। ध्यान रखिएगा, टॉलमी का नाम यहाँ पर दिया दोस्तों। टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, इन्होंने जियोग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि जैसा कि प्राप्त स्थलों से संकेत मिलता है कि बेंत और बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। जो बेंत और बार प्रकार के सिक्के प्रचलित दोस्तों वो किस क्षेत्र में थे दोस्तों, जो गांधार का क्षेत्र दोस्तों, वहां पर हमको इस प्रकार के सिक्कों के प्रचलन हमको दिखाई देते हैं। इस वजह दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों ने दोस्तों लगातार जो है मनुस्मृति पर टीका लिखा है दोस्तों, इसमें आपका नाम आता है कुल्लुक भट्ट का, गोविंद राज का। दोस्तों इसी में से दोस्तों एक व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने मेघातिथि, जिन्होंने दोस्तों अपने शासन काल में कई सारे दोस्तों जो रचनाएं हैं वो की दोस्तों, और उन्हीं में से दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों जिन्होंने की मेघातिथि दोस्तों, इन्होंने अपने शासन काल में जो मनुस्मृति है उस पर क्या किया दोस्तों, इन्होंने टीका लिखा था, अर्थात दोस्तों इस पर कमेंट्री लिखी थी। अब आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इसका, अच्छा दोस्तों जो इन्होंने टीका लिखी उसका नाम क्या है दोस्तों, तो यह भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम दोस्तों आपका मनुभाष्य। क्या नाम है दोस्तों, मनुभाष्य। इसके अलावा दोस्तों अन्य भी व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने टीका लिखी है, जिसमें नाम लिख लिया जाता है दोस्तों आपका गोविंद राज का, जैसा कि हमने आपको बताया, इसको गोविंद राज भी मनुस्मृति पर टीका लिख चुके हैं, और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों आपका मनु टीका। इसके अलावा मेघातिथि हमने अभी आपको बताया है, इसमें मनुभाष्य लिखा है। इसका दोस्तों आपका कुल्लुक भट्ट, वो भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कुल्लुक भट्ट। जो कुल्लुक भट्ट दोस्तों, इन्होंने भी इस पर काफी बढ़िया कार्य किया है, टीका लिखा है दोस्तों, और इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों आपका मानव व्रत मुक्तावली, मानव व्रत मुक्तावली, जो दोस्तों इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाता है। दोस्तों जो आपके पंचाल सिक्के हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, पंचाल एक प्रकार के दोस्तों आपके जनपदी सिक्के हैं, और इन सिक्कों पर दोस्तों जो उनके पूर्व भाग पर, पृष्ठ भाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित जो राजा के नाम है दोस्तों, उनसे वह मेल खाते हुए हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो पंचाल है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया दोस्तों कि किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन मिलता है। दोस्तों आपको जनपदी सिक्के, औदुंबर और पंचाल दोस्तों याद होंगे। दोस्तों पंचाल सिक्के वही दोस्तों जहां पर अभी हमने आपको इसके पहले वाले प्रश्न की चर्चा की। दोस्तों औदुंबर और पंचाल के सिक्कों पर दोस्तों वहां पर मंदिरों का अंकन उनमें देखने को मिलता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अभिलेख में पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख हमको मिलता है। दोस्तों जो आपके धनदेव का अयोध्या अभिलेख है दोस्तों, उसमें आपके दोस्तों जो है कि पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध के यज्ञ के किए जाने का संपादन हमको देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जब बात की गई है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की, दोस्तों इस खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो भारतवर्ष शब्द है इसका प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो महाविजय महल है इसका भी उल्लेख इसमें मिला है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि खारवेल के द्वारा जो उसका महाविजय महल है उसके निर्माण का उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों, तो उसके निर्माण का उल्लेख हमको इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और इसके निर्माण की भी चर्चा की गई दोस्तों कि इसके निर्माण में कुल 38 लाख रुपए किया हुआ दोस्तों इसमें खर्च हुए थे, इसका भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी, अपव्यय पर दुख प्रकट करता है। दोस्तों जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अश्व के दोस्तों आयात पर वह क्या करता है दोस्तों, वह क्या करता है, काफी ज्यादा दुख व्यतीत करता है। इस वजह दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कुल 28 महत्वपूर्ण जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको डिस्कस एवं समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको वीडियो से सहायता मिली होगी। दोस्तों वीडियो से सहायता मिली वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास बनी रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।